गुड मॉर्निंग गाइस। लॉकडाउन का फेज 3 चल रहा है। हम सभी का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह अपने समय का अधिकतम सदुपयोग करें। इसी क्रम में आज मैं आपको प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा में रिक्शिया के गैमेटोफाइट के बारे में एक्सप्लेन करने आई हूँ। और इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आपको होता है तो आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। ये मेरे YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, अनलिस्टेड है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। तो मेरे YouTube चैनल पर भी आपका स्वागत है। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, हमारा सारा अटेंशन इसी फोकस पर रहना चाहिए कि एग्जाम में हमें अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। स्टूडेंट्स का एक जनरल स्टेटमेंट रहता है, मैम हमने बहुत अच्छा किया था पर एग्जामिनर ने मार्क्स अच्छे नहीं दिए। इनफैक्ट हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करके मार्क्स लेने हैं। एग्जाम के बाद कम मार्क्स आने पर शिकायत नहीं करनी है, हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करके मार्क्स लेने हैं। एग्जामिनर बॉटनी जैसे विषय में मोस्टली डायग्राम्स पर फोकस रखता है और टेक्स्ट में यदि गलत लिखा है एग्जामिनर सबसे पहले पढ़ लेगा, लेकिन टेक्स्ट सही लिखा है तब वो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स पर ही मेनली फोकस रखता है। इसलिए हमें हर टाइप स्टडी के क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन को अच्छी तरह याद करके आगे चलना चाहिए। आप क्लासिफिकेशन में देखिए, डिवीजन ब्रायोफाइटा मैंने यहाँ जगह छोड़ छोड़ कर लिखा हुआ है जिससे कि एक एक स्पेलिंग क्लियर हो जाए। क्लास हिपेटिकॉप्सिडा, प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखने से भी मार्क्स अच्छे आते हैं। ऑर्डर मार्किंशियल्स, ALES। फैमिली रिक्शिएसी, जीनस रिक्शिया। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टिप, यहाँ मैंने बॉटनिकल नेम जीनस रिक्शिया लिखा हुआ है और आप ध्यान दीजिए ये मैंने इटैलिक्स में किया हुआ है। लेकिन जब स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग में लिखते हैं या जब मैं भी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ तब मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखकर, सिंपल स्पेलिंग लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ। आप देख रहे हैं इस चीज को कि मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर चुकी हूँ। इसी तरीके से आपको भी अंडरलाइन करना होगा, वरना ये एक बड़ी मिस्टेक मानी जाती है और आपका इंप्रेशन खराब कर देती है। रिक्शिया में लाइफ साइकिल में दो तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट एंड स्पोरोफिटिक प्लांट। ये आज का टॉपिक गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर है और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पोरोफिटिक प्लांट को एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्स में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न होता है, एक ऐसे प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में लिखिए जिसमें कैप्सूल सिंपल होता है। स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल होता है, कैप्सूल सिंपल होता है और स्पोरोफाइट में फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं। तब आपको इसका उत्तर देना है कि ऐसा प्लांट रिक्शिया है। रिक्शिया के गैमेटोफाइट में भी स्केल्स और राइजोइड्स दोनों मिलते हैं और स्केल्स नॉन एपेंडिकुलेट होते हैं तथा लेफ्ट एंड राइट दोनों मार्जिन्स पर एक एक रो में लगकर टोटल 2 रो में लगे होते हैं। रिक्शिया का गैमेटोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल में मेन फेज, डोमिनेटिंग फेज गैमेटोफिटिक फेज होती है। आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कलर का थैलस है। ग्रीन कलर मीन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं।
इससे ये प्लांट का गैमेटोफिटिक फेज ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज कर सकता है। ये प्रोस्टेट है, जमीन पे उगता है, छोटी सी लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है और फ्लैट होता है, थैलॉइड प्लांट होता है। थैलॉइड माने रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, फ्लैट होता है, डॉर्सी वेंट्रल, जिससे हमारी हाथ है, दो इसमें साइड्स हैं, इसी तरीके से ये भी दो साइड्स रखता है, एक डॉर्सल साइड, दूसरी वेंट्रल साइड। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण, प्रेजेंट होने के कारण ग्रीन होता है, इसलिए अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज कर लेता है। हम इसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये डाइकोटोमली ब्रांच है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग माने एक सेगमेंट दो समान इक्वल सेगमेंट्स में बढ़ जाता है और फिर अलग अलग ये फिर से इसी तरीके से बिल्कुल इक्वल सेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं और यही क्रम आगे चलता रहता है। जमीन पे रहता है, प्रोस्टेट है, समटाइम्स ये रिबन लाइक भी हो जाता है और फेवरेबल कंडीशंस में ये मैच्योर स्टेज पर एक रोजेट जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल फीचर्स में आप देख रहे हैं, ये इसकी एक्सटर्नल सरफेस आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल में, मिड रीजन में डॉर्सल ग्रूव है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आसपास ओस के गिरे पानी को ये यहाँ ग्रूव में कलेक्ट कर लेती है। ये यहाँ पर आपको मिड डॉर्सल ग्रूव दिखाई दे रही है। ये एपेक्स देखिए आप, एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है जो इस प्लांट्स को फर्दर डेवलप करने में काम आता है। इसलिए ये यहाँ पर एक एपिकल नोच है और इस नोच के अंदर आपका एपिकल मेरिस्टेम है। ये मैंने आपको फिर से क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। आप, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा हो। फिर भी आप बाद में अपने कमेंट लिखकर मुझे बताइएगा। इसमें ब्रायोफाइटा है, इसलिए ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, ट्रू वेस्कुलर स्ट्रैंड्स भी एब्सेंट होते हैं, राइजोइड्स इसमें होते हैं, लेकिन ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें चूंकि मल्टी सेलुलर नहीं है, इसलिए इसमें सेप्टम नहीं होता है या सेप्टा नहीं होते हैं। सेप्टम इज सिंगुलर और ये दोनों मार्जिन्स पर स्केल्स की एक एक रो है और बीच में ये राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जबकि ये स्केल्स इसको जमीन के अंदर स्ट्रांगली गाड़ कर रखते हैं। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ गैमेटोफाइट्स में। ये VTS अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि ड्रॉ द VTS ऑफ द रिक्शिया गैमेटोफाइट, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। और ये प्रैक्टिकल में भी आपको एक क्वेश्चन के रूप में मिल जाता है। तो हमने यहाँ इसकी एनाटॉमी को देखा। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है एनाटॉमी का, ये सेलुलर प्रेजेंटेशन है एनाटॉमिकल। और हम यहाँ देख रहे हैं ट्रू रूट्स एब्सेंट हैं, ट्रू वेस्कुलर स्ट्रैंड्स भी एब्सेंट हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके बीच में सेल वॉल नहीं है। डॉर्सल सरफेस क्लियर है और ये वेंट्रल सरफेस क्लियर है। यहाँ पर हम फिर से एक बार एक्सटर्नल फीचर्स को क्लियर कर रहे हैं। ये सिंपल थैलस है और ये थैलस बहुत तेजी से डिवाइड होकर इस तरीके से एक रोजेट फॉर्म ले लेता है फेवरेबल कंडीशंस में। यहाँ आप वेंट्रल साइड देख रहे हैं,
यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स दो तरीके के होते हैं। एक राइजोइड जिसमें अंदर सेल मेम्ब्रेन स्मूथ बॉल्ड होती है, दूसरे तरीके के राइजोइड्स जिसमें अंदर सेल मेम्ब्रेन पैग लाइक निकली हुई होती है, ट्यूबर्स, इसलिए हम इसे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये पैग लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर की ओर निकले हुए हैं, इसीलिए हम इसे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। और आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे, इसके बाद ये आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा सरफेस मिल जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। स्केल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यहाँ आप बीटीएस देख रहे हैं, बीटीएस ऑफ द थैलस। ये आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्लियर है कि दो जोन में बटा हुआ है थैलस। बीटीएस वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये नीचे स्टोरेज रीजन है, ऊपर फोटोसिंथेटिक जोन है और स्टोरेज रीजन नीचे की तरफ है। ये स्टोरेज रीजन पेरेन्काइमेटा सेल से बना हुआ होता है। लोअर एपिडर्मिस क्लियर है, इसमें से राइजोइड्स निकलते हुए आपको दिख रहे हैं, और ये यहाँ पर फोटोसिंथेटिक जोन है। इसमें सेल्स एंड टू एंड लगकर यूनिसीरियटली अरेंज होकर इस तरीके के वर्टिकल फिलामेंट्स को बना रही हैं, और ये फिलामेंट अनब्रांच्ड हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिक्शिया का। मार्किंशिया में आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए रिक्शिया को प्रिमिटिव ऑफ द ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा में सबसे प्रिमिटिव प्लांट कौन सा है? रिक्शिया है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रायोफाइटा में सबसे प्रिमिटिव प्लांट के बारे में आप थैलस का बीटीएस बनाइए। ये आपने देखा, आपको समझ में आया होगा, और आपने देखा होगा कि एयर पोर्स हैं जो कि बस ऐसे ही बने हुए हैं, जो आगे चल के एयर कैनाल से कंटिन्यूअस हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक जोन में। ये अनब्रांच वर्टिकल फिलामेंट हैं, ये एयर कैनाल्स, और ये एयर पोर। हायर प्लांट्स में आप पढ़ते हैं स्ट्रोमेटास, जो कि फोटोसिंथेसिस में गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये प्रोसेस यहाँ एयर कैनाल और एयर पोर के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज का प्रोसेस चल रहा है। अब आप आगे फिर से देखिए, गैमेटोफाइट फाइनली इस तरीके से रोजेट बना लेता है। अच्छी तरह दिमाग में रख लीजिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है, और डॉर्सल सरफेस पर मिड रिब रीजन में ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। ये यहाँ भी क्लियर है। और वेंट्रल सरफेस पर यहाँ पर आपको दोनों साइड में स्केल्स और राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। गैमेटोफाइट ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, और इस तरीके से ये गैमेटोफिटिक थैलस के अंदर धसे हुए या एम्बेडेड होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। आर्किगोनियम ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंथ्रीडियम जो इस तरीके से थैलस के सपोर्ट लेते हुए थैलस से ही, गैमेटोफिटिक थैलस से ही नरिशमेंट ले रहे हैं। इस सब स्टडी के बेसिस पर मैं आपको रिक्शिया गैमेटोफिटिक फाइट के पीक्लियर कैरेक्टर, विशिष्ट लक्षण या विशेष पॉइंट्स फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ, और आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डिवीजन ब्रायोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के बाद आता है, और इसमें प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए पानी की जरूरत जरूर पड़ती है, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं। हालांकि इनमें
ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, ट्रू वेस्कुलर स्ट्रैंड्स भी एब्सेंट होते हैं। क्लास हेपेटिकॉप्सिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोस्टली थैलॉइड होते हैं, रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड नहीं होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट सीरीज, इस सीरीज के नेक्स्ट में आप देखेंगे, मैं आपको स्पोरोफाइट पढ़ाऊंगी, तब कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट में, केवल फुट और सीटा नहीं होता है, और कैप्सूल में भी कॉल्यूमेला एब्सेंट होता है। ऑर्डर मार्केनशियल्स, ऑर्डर मार्केनशियल्स, देखिए आप स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स दो तरीके के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। एयर चैम्बर्स मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, होते हैं, और एयर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फैमिली रिक्शिएसी, एयर पोर्स आर सिंगल, इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मिड डॉर्सल ग्रुप में डेवलप होते हैं, और स्पोरोफाइट में फिर से वही कैप्सूल होता है। फुट एंड सीटा दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं, फुट और सीटा दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं। स्केल्स थैलस के दोनों मार्जिन्स पर होते हैं, दोनों तरफ सिंगल रो में अरेंज होते हैं, और फिलामेंट्स फोटोसिंथेटिक जोन में अनब्रांच्ड एंड वर्टिकल होते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और ये अपना लेक्चर अपनी क्लास में यूट्यूब चैनल पर 5 स्टार पर डाल दूंगी, अनलिस्टेड है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप इसे जब चाहें तो वहां से खोलकर भी देख सकते हैं। तो बच्चों, बहुत बहुत थैंक्स आपको, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इस चीज को जिंदगी भर याद रखेंगे कि आप बायोडाइवर्सिटी सेव करेंगे तो प्लेनेट अर्थ भी सेव करेंगे। थैंक यू, हैव नाइस टाइम।